देखते हैं प्राथमिक स्तर पर हिंदी व्याकरण शिक्षण। तो देखिए व्याकरण शिक्षण, तो सबसे पहले देखिए व्याकरण का शुद्ध प्रयोग करना एक कला है जिसके लिए 4 कौशलों का होना अनिवार्य है: पढ़ना, लिखना, बोलना और सुनना। किंतु भाषा कौशल के आ जाने से बालक केवल अर्थ और भाव ही ग्रहण कर पाता है, वह भाषा को शुद्ध नहीं कर पाता। अतः भाषा में शुद्धता लाने के लिए व्याकरण शिक्षण की आवश्यकता होती है। भाषा को शुद्ध मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह दैनिक जीवन में आदान प्रदान करने के लिए भाषा का प्रयोग करता है और भाषा की मित व्ययता व्याकरण के माध्यम से आती है और भाषा को एक निश्चित रूप देने के लिए हम व्याकरण का प्रयोग करते हैं। व्याकरण के शिक्षण उद्देश्य, तो सबसे पहला देखिए भाषा को विकृति से बचाने के लिए, भाषा के शुद्ध रूप को समझने एवं उसमें स्थायित्व लाने के लिए, भाषा की सीमाओं का उल्लंघन होने से बचाने के लिए, भाषा के सर्वमान्य रूप को सीखने के लिए, विद्यार्थियों में रचना तथा सृजनात्मक प्रवृत्ति का निर्माण करने के लिए, कम शब्दों में शुद्धतापूर्वक अपने भाव को व्यक्त करने के लिए, भाषा की अशुद्धता को समझने व परखने के लिए, छात्रों की ध्वनियों के सूक्ष्म अंतर एवं उच्चारण के नियमों का ज्ञान कराना, विद्यार्थियों में विश्लेषण, चिंतन एवं तर्क क्षमता का विकास करना, भाषा के व्याकरण संगत रूप को सुरक्षित करना। अब देखते हैं व्याकरण के भेद कि व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं। देखिए व्याकरण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है औपचारिक व्याकरण, दूसरा है अनौपचारिक व्याकरण। औपचारिक व्याकरण जब बच्चे को एक पाठ पुस्तक की सहायता से विधिवत ढंग से क्रम पूर्वक व्याकरण के नियमों, उपनियमों, उनके भेदों तथा उपभेदों का ज्ञान कराया जाता है तो वह औपचारिक व्याकरण शिक्षण कहलाता है। अनौपचारिक व्याकरण बच्चों में भाषा का सीखना अनुकरण विधि द्वारा होता है, वे दूसरों की नकल करके भाषा को सीखते हैं। तो औपचारिक में जिसमें विधिवत सीखा जाता है और अनौपचारिक में जिसमें जो भाषा जो होती है, मतलब जो व्याकरण जो होता है वो अनुकरण करके सीखा जाता है। इसके बाद देखिए व्याकरण शिक्षण की विधियाँ हैं। तो व्याकरण शिक्षण के लिए हम निम्नलिखित विधियाँ अपना सकते हैं। आगमन विधि में हम उदाहरणों के द्वारा पढ़ते हैं, उदाहरणों से सामान्य सिद्धांत निकालते हैं। इस विधि में हम सरल से कठिन, ज्ञात से अज्ञात और स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलते हैं। तो देखिए व्याकरण शिक्षण की विधियों को पूछा जाता है खासकर, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि सबसे पहला कौन सा विधि है। देखिए यहाँ पे आगमन विधि है। तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं, सबसे पहले निगमन विधि, जब शिक्षण नियमों पर आधारित होकर कराया जाता है तो यह निगमन विधि कहलाती है। बच्चे बताए हुए नियमों को रट लेते हैं, यह विधि रट्टा मार विधि मानी जाती है। तो खासकर जितने भी जो स्कूल में जो पढ़ाया जाता है वो निगमन विधि होता है, जिसमें बच्चों को रटाया जाता है। जो रटंत प्रणाली जो बोलते हैं वो इसी निगमन विधि की ही देन है। तो निगमन विधि में क्या होता है, पहले हम बच्चों को नियम रटाते हैं, है ना, नियमों को बताते हैं, उसके बाद उदाहरण की ओर जाते हैं। इसके बाद है देखिए समवाय विधि। इस विधि का दूसरा नाम सहयोग प्रणाली भी है। तो दूसरा नाम भी याद रखेंगे कि समवाय विधि को सहयोग प्रणाली भी कहते हैं। इस विधि में भाषा के अंतर्गत मौखिक या लिखित कार्य कराते समय प्रासंगिक रूप से व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराया जाता है। मतलब यहाँ पर देखिए मौखिक और लिखित कार्य भी मतलब साथ साथ होने वाला है, मतलब मौखिक और लिखित कार्य भी हो रहा है, साथ में व्याकरण के नियमों का भी क्या कराया जा रहा है, यहाँ पे ज्ञान कराया जा रहा है। इसके बाद देखिए भाषा संसर्ग प्रणाली। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। तो याद रखिएगा कि पूछ सकता है कि उच्च माध्यमिक। अगला है भाषा संसर्ग प्रणाली। यह विधि उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होती है। इस प्रणाली में बच्चों को ऐसे लेखकों की रचनाएं पढ़ने के लिए दी जाएं जिनका भाषा पर पूर्ण अधिकार है। इस विधि में बच्चे व्याकरण के नियमों पर ज़्यादा बल न देकर दूसरों द्वारा उच्चारित शब्दों का अनुकरण करके भाषा का शुद्ध रूप प्रयोग करते हैं। तो भाषा संसर्ग प्रणाली में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो दूसरे की जो अनुकरण करके सीखते हैं, दूसरे जो बोलते हैं उस भाषा को ग्रहण करके शुद्ध रूप में प्रयोग करके सीखते हैं भाषा संसर्ग प्रणाली में। और ये किस कक्षा के लिए उपयोगी है, तो यह माध्यमिक स्तर के, उच्च माध्यमिक स्तर की कक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।